नमस्कार दोस्तों भारत ने एक बड़ा कदम लिया है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। आप सब जानते हैं कि हिस्टोरिकली भारत के अंदर HAL इसी ने हमेशा से बड़ा रोल प्ले किया है फाइटर जेट में, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया अनवील्स AMCA प्रोजेक्ट ओपन्स फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग टू 3 प्राइवेट प्लेयर्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि वो 3 प्राइवेट प्लेयर्स कौन से हैं, क्यों उनको यहां पर चुना जा रहा है, एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेयर करने क्या वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर हमारा जो 2027, 28, 29 का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड हमारा कोर्स है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, ये सब कुछ कराया जाएगा। आप इसको अवेल कर सकते हैं। एडमिशन क्लोजिंग है 31 ऑफ मई, लास्ट डेट है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। भारत ने डिसीजन लिया है कि 3 प्राइवेट सेक्टर जो जायंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा AMCA प्रोजेक्ट में, मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है, जो कि बताया जा रहा है भारत के इतिहास में एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि क्या है ना, ये दिखा रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। भारत की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इसमें भारत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। और ये 3 प्राइवेट प्लेयर्स कौन से हैं? एक तो टाटा है, टाटा एडवांस सिस्टम, दूसरा L&T और BEL मिलकर यहां पर बना सकते हैं, या फिर भारत फोर्ज और BEML मिलकर। मैं आपको तीनों के बारे में आगे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये इशू किया है। मतलब यहां पर जो 3 प्लेयर्स आप देख रहे हो, इनके द्वारा किसी एक को चुना जाएगा फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। मतलब ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है कि जो भी कोई फाइटर जेट होता है उसके पहले किस तरह का ढांचा होगा, किस तरह का प्रोग्राम वो आगे चलाएंगे, तो इसको लेकर इन 3 लोगों को चुना गया है और इनमें से डिसाइड होगा कि फाइनली प्रोजेक्ट के लिए कौन चुना जाएगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि AMCA है क्या? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मतलब इसको बेसिकली डेवलप किया जा रहा है हमारी एजेंसीज के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO, ये बेसिकली सरकार की कंपनी है, सरकार की एजेंसीज हैं, इनके द्वारा इस पूरे 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और AMCA बेसिकली क्या करेगा, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसको ये फाइटर जेट प्रोवाइड करेगा, या फिर आगे चलकर हो सकता है जो नेवी वाला वर्जन है, मतलब जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वहां पर जो फाइटर जेट इस्तेमाल होगा उसमें भी इसको आगे चलकर शामिल किया जा सकता है। और बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होंगे, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसमें ट्विन इंजन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक, मल्टी रोल, नेटवर्क सेंट्रिक, AI एनेबल्ड, ये सब कुछ होने वाला है। और यहां पर बताया यह जा रहा है कि 2035 आते आते ये 5th जनरेशन वाला जो फाइटर जेट है ये इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन होने जा रहा है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है आपके मन में आएगा कि 5th जनरेशन का मतलब क्या है। देखो बेसिकली हम इसको टेक्नोलॉजिकल जनरेशन की तरह देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है मतलब वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे फर्स्ट जनरेशन ये एकदम स्टार्टिंग वाले फाइटर जेट थे, फिर आगे चलकर रडार और मिसाइल्स उसमें लगने लग गया, तो ये सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में मैन्यूवरेबिलिटी की आसानी से आप कहीं भी टर्न कर लेते हो, वो हो गया। फोर्थ जनरेशन में फ्लाई बाय वायर, मल्टी रोल, किसी भी पर्पस के लिए। फिर 4.5 में जो भारत आजकल अगर आप देखोगे, जैसे हमने फ्रांस से लिया है राफेल, तो उसको 4.5 बोला जा रहा है। लेकिन अब यहां पर जो 5th जनरेशन है इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सेंसर फ्यूजन होना चाहिए, नेटवर्क वॉरफेयर होना चाहिए, तब हम इसको 5th जनरेशन बोलेंगे। अच्छा, भारत करेंटली जैसा मैंने आपको बताया 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट कर रहा है, जैसे राफेल, सुखोई, HAL का तेजस हो गया। और चाइना तो ऑलरेडी 5th जनरेशन आ चुका है, मतलब उसका जो स्टेल्थ फाइटर जेट है शेंगडू J-20, और US के पास भी है F-22 और F-35, रशिया के पास भी सुखोई 57 है। तो भारत के पास अभी तक कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इसी की वजह से AMCA का जो प्रोग्राम है वो इतना ज्यादा क्रूशल हो जाता है। अच्छा, ये 5th जनरेशन फाइटर्स इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, मतलब एनिमी कंट्री के पास जो भी रडार है वो हमारे फाइटर जेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। मतलब इंपॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए जो हम फाइटर जेट बनाएंगे उसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होना चाहिए, स्पेशल उसका शेप होना चाहिए, इंटरनल वेपन बे, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम एनिमी रडार को देखें कि वो जितना लेट हमारे फाइटर जेट को डिटेक्ट करेगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, स्ट्राइक की कैपेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी।
फिर दूसरा जो फिफ्थ जनरेशन में स्पेशल होता है वो है सेंसर फ्यूजन। मतलब एयरक्राफ्ट क्या करता है, जो रडार का डेटा है, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, सैटेलाइट के डेटा, ड्रोन्स के डेटा, इन सबको कंबाइन करके पायलट को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर देता है, ताकि पायलट आसानी से उसको अच्छे से समझ पाए और जो एक्शन लेना है वो ले सके। फिर इसके अलावा होता है सुपर क्रूज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, जैसे मान लो ये फाइटर जेट है, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड, मतलब जो साउंड की स्पीड है वो तभी हासिल कर पाते हैं जब ये आफ्टर बर्नर होता है। अब जब आफ्टर बर्नर ये रिलीज करता है हीट, इसकी वजह से जो एनिमी के रडार वगैरह है वो आसानी से इंफ्रारेड इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो एयरक्राफ्ट हमारा डिटेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन जो सुपर क्रूज होता है, इसमें बिना आफ्टर बर्नर के ही जो एयरक्राफ्ट है वो सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेता है, तो इससे हमारा फ्यूल भी बचता है, रेंज बढ़ जाती है, इंफ्रारेड डिटेक्शन कम हो जाता है, तो ये फायदा होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल वेपन्स बेस। जैसे नॉर्मली अगर आप कोई फाइटर जेट देखोगे तो इसमें बाहर आपको मिसाइल्स वगैरह देखने को मिलेगा। अब बाहर मिसाइल होगा तो जो रडार सिग्नेचर है वो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर एनिमी कंट्री हमारे फाइटर जेट को ट्रैक कर लेगा। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन वाला होगा वो इंटरनली होगा, ये मिसाइल्स वगैरह वो एनिमी कंट्री को दिखेगा नहीं, तो इससे भी बेनिफिट होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो एएमसीए होगा, इसमें हम एनिमी कंट्री के रडार को जैम कर सकेंगे, मिसाइल्स को कंफ्यूज कर सकेंगे, ये सब कुछ हो गया। और लास्ट यहां पर अब सब जानते हैं एआई का जमाना आ गया है, तो जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें एआई सपोर्टेड टारगेटिंग, थ्रेट एनालिसिस, तो एआई का काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा, यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है ये इतना हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि पहली बार एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलेगा भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। ट्रेडिशनली जो फाइटर जेट का प्रोग्राम था वो डोमिनेट किया जाता था एचएएल के द्वारा, जो सरकारी कंपनी है, चाहे तेजस कह लीजिए, सुखोई, जैगवार अपग्रेड हो गया, हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन, ये सब कुछ एचएएल देखती थी। लेकिन पहली बार यहां पर एक बड़े स्तर पर हम प्राइवेट प्लेयर को चुनने जा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे यूएस में, यूरोप में, इजराइल में चीजें चलती हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फिर हमने एचएएल को क्यों पीछे छोड़ दिया, एचएएल का इतना एक्सपीरियंस है। देखो कई सारी खामियां थी। सबसे पहला है तो एचएएल के पास ऑलरेडी इतना मैसिव ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। जैसे एचएएल को ऑलरेडी तेजस MK2, सुखोई 30 का अपग्रेड, हेलीकॉप्टर, ये सारे ऑर्डर ऑलरेडी उसको दिए हुए हैं, तो ऊपर से हम ये वाला प्रोग्राम भी उसको सौंप देंगे तो काफी भार हो सकता है। तो गवर्नमेंट को डर यही है कि कहीं इसकी वजह से वो ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, प्रोग्राम डिले ना हो जाए। फिर इसके अलावा ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो तेजस प्रोग्राम है वो ट्रैक पर नहीं चल रहा है, उसमें ऑलरेडी इतने डिले देखने को मिल रहे हैं, प्रोडक्शन स्लो हो रखा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एएमसीए में वो डिले ना हो। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम, भारत चाहता है कि जो हमारा मल्टीपल एरोस्पेस चैंपियंस हैं वो बने देश के अंदर, पीएसयू की जो मोनोपोली है वो कम की जाए, जो एफिशिएंसी है उसको बेटर किया जाए। और एक और चीज बताया जा रहा है कि एचएएल ने भी बिडिंग की थी, लेकिन उसमें कई सारे खामियां थी, इसकी वजह से एचएएल को नहीं चुना गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इन तीन ग्रुप्स को क्यों चुना गया है। सबसे पहला टाटा की अगर हम बात करें तो उसका डिफेंस में ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस हो रखा है, चाहे वो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, और ग्लोबल पार्टनरशिप आप देख सकते हो, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, बोइंग, इन सबके साथ टाटा ने काम किया है। और इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि टाटा ऑलरेडी एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाता है, एरो स्ट्रक्चर्स बनाता है, एरोस्पेस कंपोनेंट्स को बनाता है, तो इससे एक प्रकार से एज मिल जाता है इस कंपनी को, तो इससे ये फायदा होगा। दूसरा जो हमने बात किया, लार्सन एंड टर्बो एंड भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो एलएनटी की अगर हम बात करें तो इसके पास हैवी इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, मिसाइल सिस्टम का एक्सपीरियंस है। बीईएल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके पास रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स, इन सब का एक्सपीरियंस है। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की और ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसकी वजह से इसको चुना गया। फिर इसके अलावा जो तीसरा है भारत फोर्ज और बीएमएल, भारत फोर्ज के पास मेटलर्जी का काफी अच्छा प्रिसीजन है, डिफेंस सिस्टम का एक्सपीरियंस है, आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, और जो बीईएमएल है उसके पास डिफेंस मोबिलिटी सिस्टम, हैवी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। तो इन तीन ग्रुप्स को यहां पर अभी के लिए चुना गया है प्रोटोटाइप के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। देखो क्या है ना कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी एयरक्राफ्ट के डिजाइन में, मतलब मेन जो रोल है वो तो हमारी जो सरकारी एजेंसी है एडीए और जो डीआरडीओ मिलकर करेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में, इंडस्ट्रियल स्केलिंग में, असेंबली में, इन सब में होने वाला है। और ये मॉडल ऑलरेडी अमेरिका में अपनाया जाता है, जैसे बोइंग और जो पेंटागन का मॉडल है
कि सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर करती हैं, कुछ वैसा ही भारत में भी अपनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को इतना अर्जेंटली क्यों नीड है AMCA का। सबसे बड़ा है हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना। चाइना के साथ कब लड़ाई स्टार्ट हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, आपको पता नहीं। मतलब अचानक से कुछ हो जाएगा, चाइना भी मतलब अगर उसको चीज़ों को डाइवर्ट करना हुआ, प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोविड में हम सब जानते हैं कैसे गलवान वाला इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था। मतलब कुछ होना ही नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, अचानक से हो गया। सेम वही चीज़ जो 1961 वाला वॉर हुआ था चाइना के साथ, वो भी अचानक से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा नहीं था। तो चाइना का आप कभी विश्वास ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कब वॉर स्टार्ट हो जाए। और चाइना के पास ऑलरेडी J-20 स्टेल्थ फाइटर है, चाइना ऑलरेडी 6th जनरेशन पर काम कर रहा है, भारत के पास है ही नहीं, 5th जनरेशन है, हम टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हैं, इसलिए हमें इसकी अर्जेंटली नीड है। फिर हमारा जो टोटल स्क्वाड्रन है 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, कितना है 30 तक हम पहुंच गए हैं। जो पुराने एयरक्राफ्ट है MiG-21 जैगुआर, ये सब पुराने होते जा रहे हैं, इसलिए AMCA की जरूरत है। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। कब तक हम विदेशी एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। सुखोई 57 हो सकता है थोड़ा बहुत लेना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन यहां पर कभी ना कभी तो काम करना चाहिए था, तो इसकी वजह से इसकी अर्जेंट नीड है। देखो इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली भारत को वो है इंजन की। भारत के पास अपना इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए सूटेबल होगा वो है ही नहीं। यहां पर जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है वो काफी दशकों से स्ट्रगल कर रहा है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यहां पर DRDO को पुश किया है कि आप इंजन डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करो। तो हो सकता है कि इनिशियली जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसमें फॉरेन के इंजन लगाए जाएंगे, US से किसी और से लिया जाएगा हो सकता है, और बाद में हमारा इंडिजिनस इंजन उसके अंदर फिट होगा। अच्छा, यहां पर क्या क्या और चैलेंजेस हैं। एक तो रडार जो मटेरियल है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, वो हमें लगाना है, कोटिंग उसकी करनी है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट चाहिए, सेंसर फ्यूजन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें चैलेंज होने वाली हैं जो कि आसान नहीं है, भारत को काफी मेहनत करना होगा। अच्छा, यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग खबर आई थी वो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी AMCA इकोसिस्टम को लेकर आंध्र प्रदेश में काफी सारा लैंड एलोकेट किया गया है। प्रोटोटाइप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर एरोस्पेस क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और हो सकता है 2027-28 तक प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाए। पहला जो फ्लाइट है वो 2028 में हम देख सकते हैं, टेस्टिंग 2030 में होगी, सर्टिफिकेशन 2032, प्रोडक्शन 2035, और मिड 2030s में जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं, मतलब अगर हम बहुत अच्छे से ट्रैक पर चीजें करेंगे तब जाकर 2035-36 तक ये अचीव हो पाएगा। ये एक मिनिमम है, अगर थोड़ा भी डिले हुआ तो ये 2040 तक भी जा सकता है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। अच्छा, अगर हम जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो AMCA का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ फाइटर जेट को लेकर नहीं है, ये भारत का एम्बिशन टॉप एरोस्पेस पावर में दिखाता है। जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम करेंगे वो दिखाता है। ये एक प्रकार का शिफ्ट है कि हम भारत जो है नॉर्मली लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर के तौर पर देखा जाता था, अब हम डिफेंस प्रोड्यूसर के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसमें डिले ना हो, कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ जाए, इंजन डिपेंडेंसी हमारी रहेगी, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी है। देखते हैं इसको लेकर कैसे जाया जाएगा, लेकिन आई होप कि इसको लेकर जो बड़ी खबर आई थी वो अब आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल जेट पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला फाइटर जेट कौन सा है ये आपको बताना है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ ने जो स्मार्ट मॉडल बेस्ड यूपीएससी कोर्स लॉन्च किया है जिसमें ये सारी चीजें हैं, और आप अपना जो भी प्रोग्रेस है उसको एक प्रॉपर डैशबोर्ड के थ्रू मॉनिटर कर पाएंगे। और भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, हमारे नए कोर्स के बारे में, ये फोन नंबर दिया है, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट एडमिशन का इसमें 31 में है, ऑलरेडी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, हो चुका है, एक दिन हो गए, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।